आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा है कि आपके सर्वसमावेशी मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से ही प्रेरणा लेकर यूपी गवर्नमेंट अपने प्रदेश के वृद्ध नागरिकों को प्रोजेक्ट अंडरलाइन के माध्यम से सहयोग, भावनात्मक देखभाल और समर्थन देने का कार्य कर रही है। सभी प्रदेशवासियों की ओर से आपकी आत्मीय प्रशंसा हेतु हार्दिक आभार। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बीच विपक्ष ने श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर बड़ा आरोप लगाया है, जिसमें जमीन खरीद को लेकर करोड़ों रुपयों की हेराफेरी का मामला सामने आया है। रिपोर्ट देखिए। प्रभु श्री राम के नाम पर वो ट्रस्ट के जिम्मेदार लोग, उसके पदाधिकारी करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर रहे हैं। आरोप वाकई बहुत गंभीर है। क्या विपक्ष को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर अब ट्रस्ट नहीं रह गया? आखिर मामला करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। एक तरफ राम मंदिर निर्माण के लिए जोर शोर से काम चल रहा है, तो दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट के कुछ सदस्यों और महासचिव पर गंभीर आरोप का शोर सुनाई दे रहा है। और ये आरोप तमाम विपक्षी पार्टियों ने लगाए हैं। इनके मुताबिक एक जमीन की खरीद में करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई। विपक्ष के आरोपों में कहा गया है कि अयोध्या में जमीन की गाटा संख्या 243, 244 और 246, जिसकी कीमत 5,79,84,000 रुपए, उसे पहले 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया। फिर कुछ मिनटों में ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया। यही नहीं, 17 करोड़ रुपए RTGS भी कर दिए गए। अब विपक्षी पार्टियां जांच एजेंसियों से इसकी जांच कराए जाने की मांग कर रही है। ये जो 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई, जिसकी मालियत 5,80,00,000 है, वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ रुपए की खरीद ली और 18.5 करोड़ में 17 करोड़ रुपए RTGS कर दिया। मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं कि ऐसी कौन सी वजह थी, उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ, 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई। भगवान राम के मंदिर के नाम पर करोड़ों का जमीन घोटाला किया गया। पूरे देश के राम भक्त, पूरे देश के हिंदू भारतीय जनता पार्टी के सरकार संरक्षण में आहत हैं। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय विपक्ष को आरोपों को साबित करने की चुनौती दे रहे हैं। मैं ट्रस्ट की मीटिंग की चर्चा कर रहा हूं, इससे अलावा यहाँ कोई अर्थ है ही नहीं विषय मेरे सामने। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए। वहीं अयोध्या से जुड़े तमाम संतों ने आरोपों को गंभीर बताते हुए जांच की मांग की है। संजय सिंह जी ने वित्तीय अनियमितता को लेकर जो आरोप लगाया है, यह बड़ा आरोप है और मैं मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। इस जांच में जो लोग पाए जाएं उनको बख्शा ना जाए। देखिए, पहले तो इस प्रकार का संभव नहीं है कि रामलला के लिए ट्रस्ट जो बना है वो इस प्रकार का कोई भी घोटाला करेगा। इस पर तो जांच होने पर ही पता चलेगा। लेकिन जो लोग गलत तरीके से आरोप लगा रहे हैं, उन पर यह आरोप लगाना गलत है। पहले जांच होना चाहिए। बहरहाल मामला गंभीर है और विपक्ष के आरोपों का सच क्या है, ये जांच के बाद ही सामने आएगा। ABP गंगा के लिए अयोध्या से ऋषि गुप्ता की रिपोर्ट। और इस बीच एक अहम खबर, इंदिरा हृदयेश का पार्थिव शरीर हल्द्वानी पहुंच गया है। कल हल्द्वानी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। चित्रशिला घाट रानीबाग में अंतिम संस्कार होगा। इंदिरा हृदयेश का आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का फिलहाल जमावड़ा लगा हुआ है। उनके अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो उनके आवास पर उमड़ पड़ी है। आपको बता दें कि आज ये दुखद खबर उत्तराखंड से सामने आई, जब नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह गई। अंतिम सांस उन्होंने उत्तराखंड सदन में ली।
और सीधा अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं जो इस वक्त इंदिरा हृदय के आवास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी आपके पास, कौन कौन अभी तक नेता पहुंचा है अंतिम दर्शनों के लिए? प्राची, बात करें इंदिरा हृदय का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच चुका है और जैसे ही पार्थिव शरीर पहुंचा तो यहाँ पर हुजूम उमड़ पड़ा और चाहे कार्यकर्ता कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे। और वहीं बात करें राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी, अजय भट्ट, विधायक और कई मंत्री यहाँ पर पहुंचे। वहीं अभी नेता प्रतिपक्ष का जो पार्थिव शरीर उनके आवास में रखा गया है, कल सुबह 9 बजे स्वराज आश्रम जो कांग्रेस का भवन है वहाँ रखा जाएगा। वहाँ कार्यकर्ता उनके अंतिम दर्शन करेंगे। उसके बाद हल्द्वानी रानीबाग चित्रशिला घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी उनके अंतिम संस्कार के में आएंगे और साथ ही साथ वहीं बात करें कांग्रेस के कई नेता भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हरीश रावत भी यहाँ पर आएंगे। साथी बिल्कुल अंकित, अभी फिलहाल की अगर मैं बात कर लूं, देखिए कल अंतिम दर्शन के लिए उनका जो पार्थिव शरीर है वो रखा जाएगा, लेकिन अभी जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है उनके आवास पर, तो कौन कौन ऐसे बड़े चेहरे हैं जो आए हैं या फिर उन्हें अभी आना है रात में भी? जैसे ही उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचा, कार्यकर्ता का हुजूम तो पहले ही था, लेकिन अब बड़े चेहरों में बात करें तो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, सेंटर सांसद अजय भट्ट यहाँ पर आए हुए थे और गोविंद सिंह कुंजवाल यहाँ पर हैं। और कल की बात करें तो कल हरीश रावत यहाँ पर आएंगे। मुख्यमंत्री यहाँ पर इनके अंतिम दर्शन के लिए आएंगे और प्रयास ये भी किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कुछ मंत्री भी यहाँ पर आ सकते हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जिन्होंने आज अंतिम सांस उत्तराखंड सदन में ली, उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास पर पहुंच चुका है। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंदिरा हृदय के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इंदिरा हृदय ने हमेशा विकास की सोच रखी और हर सुख दुख में हमेशा मेरा साथ दिया। वरिष्ठ नेता उत्तराखंड की इंदिरा हृदय जी के निधन का समाचार और उत्तराखंड के अंदर संसदीय कार्य, प्रशासनिक कार्य और राजनीति के मर्मज्ञ इंदिरा हृदय पार्टी राजनीति से अलग हटके वह सभी पार्टियों में उनके बहुत ही अच्छे सम्मान हैं। व्यक्तिगत तौर पर इंदिरा जी का मुझे बहुत स्नेह मिलता रहा। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 अहम बैठक बुलाई हैं। पहली बैठक कैबिनेट की होगी, जबकि दूसरी बैठक पूरे मंत्री परिषद की होगी। दोपहर 12 बजे लोक भवन में होने वाली इन दोनों बैठकों में लंबे वक्त के बाद सभी मंत्री परिषद के सभी मंत्री वर्चुअल नहीं बल्कि खुद मौजूद रहेंगे। इस बैठक में कैबिनेट मंत्रियों के अलावा सभी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मौजूद रहेंगे। तो कल लखनऊ में 2 अहम बैठकें होने जा रही हैं। सीएम योगी ने ये बैठक बुलाई है। सीएम योगी ने पहले कैबिनेट की बैठक बुलाई है, यानी कल योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और कैबिनेट बैठक के बाद फिर मंत्री परिषद की भी बैठक कल होगी। तो कल लखनऊ में 2 अहम बैठकें होने जा रही हैं। सबसे पहले कैबिनेट की बैठक कल होगी और फिर उसके बाद मंत्री परिषद की बैठक भी बुलाई गई है। अब क्या कुछ फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। और अनुभव मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, क्या कुछ जानकारी इन बैठकों के बारे में? देखिए, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 महत्वपूर्ण बैठकें बुलाई हैं। पहली तो कैबिनेट बैठक है, क्योंकि जब से कोरोना आया तब से कैबिनेट की बैठक वर्चुअली हो रही थी, लेकिन कल सभी मंत्रियों को लोक भवन बुलाया गया है और दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी। कई मंत्री अपने क्षेत्र में थे, अपने विधानसभा क्षेत्र में थे, उनको फोन किया गया और ये कहा गया कि कल बैठक है और आपको इस बैठक में रहना है। तो कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर कल प्रस्ताव लग सकता है। इसके अलावा दोपहर 12:30 बजे, यानी जब कैबिनेट बैठक खत्म हो जाएगी, तब जो पूरा मंत्री परिषद है उसकी बैठक बुलाई गई है। इसमें कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और जो राज्य मंत्री, यानी कुल 53 मंत्री जो इस वक्त हैं मंत्री परिषद में, उन सभी लोगों को बुलाया गया है और 12:30 बजे ये बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और कई मुद्दे हैं। देखिए, अब जिस तरीके से बीजेपी ने 2022 के चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी जी, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर हमने देखा और जब मुख्यमंत्री अमित शाह से मिले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, जेपी नड्डा से मिले, तो जाहिर सी बात है कि 2022 में
चुनाव की क्या रणनीति होगी, इस पर कुछ न कुछ चर्चा हुई होगी और हो सकता है कि उन्हीं सारी चीजों को मुख्यमंत्री भी अपने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों के साथ कल शेयर करें। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुभव। तो कल की जो दोनों बैठकें होने वाली हैं ये बेहद महत्वपूर्ण। कौशाम्बी में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक कंटेनर ने बाइक सवार दंपति को रौंद डाला, जिसमें महिला की मौके पर मौत हो गई। पति को इलाज के लिए कराया गया अस्पताल में भर्ती। इधर जैसे ही ग्रामीणों को इसकी सूचना मिली, ग्रामीणों ने कंटेनर चालक को दबोच लिया। नाराज ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम कर दिया। जाम छुड़ाने के दौरान पुलिस और ग्रामीणों से झड़प हो गई। सीओ सहित कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद थी। हालांकि बाद में पुलिस के समझाने के बाद ग्रामीणों ने जाम खोला। पूरे यूपी में कोरोना संक्रमण को देखते हुए हर शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू लागू रहता है, लेकिन नोएडा में कर्फ्यू लागू होने के बावजूद पूल पार्टी करने का मामला सामने आया है। ये मामला नोएडा के सेक्टर 135 का है, जहां पुलिस और आबकारी विभाग ने एक फार्म हाउस पर छापा मारकर पूल पार्टी कर रहे करीब 60 युवक युवतियों को हिरासत में ले लिया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने फार्म हाउस से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ और शराब भी बरामद की। इधर उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र के कुलुहा गाढ़ा घाट पर गंगा का जलस्तर कम होने से आसपास के क्षेत्र में कब्र से शव बाहर आ गए। घाटों के आसपास दफनाए गए शवों को कौए नोच रहे हैं। घाट पर कई शवों के अस्थि पंजर पड़े हैं। शव खुले होने से क्षेत्र में संक्रमण फैलने का भी खतरा बढ़ गया है। के बाद जो गंगा रेती गंगा तट पे जो शव दफनाए गए थे वो अब खुलने लगे हैं। आज जब एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो उसके बाद यहाँ पे जो प्रशासनिक अमला है वो यहाँ मौके पे आया हुआ है और जो रेती में शव दफन थे उनको फिर से जो है रेत में दबा रहे हैं। लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे कि दूसरी तरफ जो यहाँ पे गंगा रेती में अभी भी ऐसे कई शव हैं जो अभी भी पड़े हुए हैं, जिनके ऊपर अभी भी जो चादरें हैं वो पड़ी हुई हैं। यदि गंगा का जलस्तर एक बार फिर बढ़ता है तो ये फिर शव सामने खुल जाएंगे। अभी तक की प्रशासन ने इनको ठीक से दफ्न कराने की कोई भी व्यवस्था नहीं करी है। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो शव खुल रहे हैं किसी बड़े संक्रमण का कारण बने। उन्नाव से आशीष गौड़, एबीपी गंगा के लिए। यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एक्शन मोड में है। बस्ती में कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी राजेश तिवारी ने पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में निर्णायक जीत हासिल करने का मंत्र दिया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने ब्लॉक स्तर पर संगठन की मजबूती और विस्तार पर जोर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो पूरे देश में जो स्थितियां हैं, इसका मतलब ये है कि दूसरे दल से लोगों को तोड़कर, चाहे पद का प्रलोभन देकर या पैसे का लालच देकर अपने पार्टी में ला रहे हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में कोई विश्वसनीय चेहरा नहीं है। जनता उनको नकार चुकी है, इसलिए तो दूसरे दलों से वो तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे वो आसाम हो। तो आज उनकी विचारधारा और उनके नेतृत्व पे प्रश्न चिन्ह है, इसलिए दूसरे दलों पे वो आश्रित हैं। और ऐसे लोग जो सिर्फ पद और प्रतिष्ठा के वजह से राजनीति कर रहे हैं, वही लोग दल बदल करते हैं। यूपी के परिवहन मंत्री और बिजनौर जिला पंचायत चुनाव के प्रभारी अशोक कटारिया ने दावा किया है कि बिजनौर जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी की जीत तय। अशोक कटारिया ने मीडिया से बातचीत में बताया कि बिजनौर जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर जीत के लिए 29 जिला पंचायत सदस्यों की जरूरत है और भाजपा के 13 जिला पंचायत सदस्य हैं, जबकि 31 निर्दलीय पंचायत सदस्यों का समर्थन भी भाजपा के पास है। अपने भी लगभग 13 उम्मीदवार हैं, 13 मतलब हमारे विजयी लोग हैं और बाकी जो अन्य हैं जितना का गणित चाहिए उतने सब हमारे पास हैं और हम इस चुनाव को जीत ही रहे हैं। इसमें आप ये मान लीजिए पक्की बात है, इस चुनाव को हम जीतने जा रहे हैं और हमारे जो उम्मीदवार हैं वो पहले से अनुभवशील हैं, पहले भी वो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, उनके पास व्यापक अनुभव है, इसलिए उसका भी हमें लाभ मिल रहा है। मॉनसून की दस्तक है। यूपी में मॉनसून तय समय से पहले ही पहुंच चुका है। आलम यह है कि प्रदेश के कई जिलों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं मकान गिर गए हैं, कहीं फसल बर्बाद हो गई है।
कहीं नालियां जाम होने से घरों में गंदा पानी घुस गया है। ये वो 8 तस्वीरें हैं जो यूपी के अलग अलग जिलों से हैं, जहां बारिश आफत बनकर आई है। देखिए, तेज तपती गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन ये राहत तब आफत में बदल गई जब पानी सड़कों पर भरने लगा और गंदा पानी घरों में घुसने लगा। मानसून की दस्तक से ही प्रयागराज में हर तरफ पानी ही पानी दिखने लगा है। पिछली रात हुई तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जिससे प्रयागराज नगर निगम की पोल खुलती दिख रही है। जलभराव के कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मानसून से पहले हुई बारिश में शहर के हालात, नाले नालियों की सफाई की पोल खुल रही है। फिलहाल मौसम विभाग ने अभी 4 दिनों तक आंधी के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की है। और आजमगढ़ में प्री मानसून की बारिश से एक बार फिर लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। वजह बन रही है पिछली बारिश में घाघरा नदी में आई बाढ़। प्रशासन ने लोगों को बाढ़ के हालातों से बचाने के लिए हाजीपुर रिंग बांध पर स्पर बनाने का काम शुरू कर दिया है, जिसे इस जून तक पूरा होना था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से अभी तक सिर्फ 35% काम ही हो पाया है, जिसकी वजह से इस बार भी बारिश में घाघरा नदी के बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बीजेपी एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने भी कामों का निरीक्षण किया और लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की है। स्पर का निर्माण घाघरा नदी का रुख आबादी वाले इलाके से मोड़ने के लिए किया जा रहा है। स्थिति बनी थी, मैं कल आया था और अधिकारियों को ये कहा कि जो बाढ़ के जो सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की योजना से जो कार्य किए जा रहे हैं, उनका एक बार निरीक्षण कर लें। आज अधिकारियों के साथ सिंचाई विभाग के अधिकारी थे, यहाँ के स्थानीय अधिकारी थे, उनके साथ हमने वहाँ निरीक्षण किया। कुछ जो स्थानीय लोगों ने जिन विषयों को उठाया उनको उनके साथ साझा किया और स्थानीय लोगों का जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर सरकार उसका नियोजन करे और नियोजन के करने के साथ साथ जो सुरक्षा के उपाय हैं, जो प्रबंध है, वो किए जाएं। समय से पहले ही मानसून की बारिश ने सब्जी दुकानदारों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। दुकानदार समय से पहले ही हो रही बारिश से सब्जियों के खराब होने से परेशान हैं। इसके अलावा धान की खेती करने वालों के लिए भी समय से पहले की बारिश खतरा साबित हो सकती है। किसानों के मुताबिक धान में पानी की जरूरत 10 से 15 दिन बाद होती है, लेकिन समय से पहले हो रही बारिश की वजह से धान की फसल सड़ने का खतरा मंडराने लगा है। अभी तो फसल ही नहीं तैयार हुई है तो कहाँ नुकसान कर रहा है। 12-13 अभी तो 10-12 दिन हुआ जरई डालने। ये बाबू नुकसान होला, कहने का मतलब अब बारिश बरसी तो तोड़ खा जाई 15-20 दिन के बाद, तब जाके थोड़ा बहुत नीक से लगी। जब ज़्यादा बरसात हो जाएगा तो सब्जी में प्रभाव पड़ जाएगा, सब्जी कम हो जाएगी। हाँ, सब्जी सड़ने लगेगा एकदम। और जब थोड़ा धूप होगा 8 दिन 10 दिन तो सब्जी बढ़िया से फड़ेगी। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सट्टे का संचालन कर रहा था। बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान लीग में भी सट्टा लगा चुका है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के विदेशों से भी तार जुड़े हो सकते हैं। आरोपी के पास से बिसरख पुलिस ने 2 लैपटॉप और पेटीएम स्वाइप मशीन भी बरामद की है। आरोपी इको विलेज सोसाइटी से सट्टे का संचालन कर रहा था। जालौन में खनन माफिया खुलेआम सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। साथ ही सरकार के खनन को लेकर जारी निर्देशों की भी अनदेखी हो रही है। खनन माफिया खुलेआम एलएनटी और पोकलैंड हैविएट मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि एनजीटी ने खनन के लिए इन मशीनों में इस्तेमाल पर रोक लगा रखी है। डकोर कोतवाली इलाके में जारी अवैध खनन की तस्वीरें कैमरे में कैद की गई, जिसमें प्रतिबंधित हैविएट मशीनों के इस्तेमाल होता दिखाई दे रहा है। मामले पर जिलाधिकारी ने एसडीएम के नेतृत्व में टीम बनाकर कार्रवाई की बात कही है। अवैध खनन का ये काम खुजराहो मिनरल्स कंपनी पर कराने का आरोप है। ये मामला अभी हमारे संज्ञान में आया है और इसमें हमने एसडीएम की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी है। मौके पर जाकर जांच करेंगे। जो भी दोषी व्यक्ति पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद की मझौला इलाके के एक मंदिर की रेलिंग से महिला का शव लटकते हुए मिला है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। महिला के परिजनों का आरोप है कि बेटी के ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है महिला की शादी 1 महीने पहले इलाके में रहने वाले दीपक के साथ हुई थी। जिन हालातों में महिला की लाश लटकी मिली है, उससे हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। फिलहाल पुलिस परिजनों की शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है। मझौला खदाना क्षेत्र में एक महिला की फांसी लगाकर आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें लड़की के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर आरोप लगाए हैं
पुलिस ने मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई कौन करेगी। गाजीपुर में शादी के बाद अवैध संबंधों में बाधक बन रहे युवक को गोली मार दी गई। गोली मारकर भाग रहे महिला के प्रेमी को गांव वालों ने पकड़ लिया और जमकर पीटा। भीड़ की पिटाई से हालात नाजुक होने पर उसे अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक की प्रेमिका कुछ दिन पहले की ही उसकी शादी हुई थी और वो शादी के बाद भी अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचता था। इस बात की जानकारी पड़ोसी युवक को हुई तो उसने महिला को इसके लिए मना किया है, जिसके बाद महिला के प्रेमी ने उसे गोली मार दी। मृतक की मां ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। ये एक सादियाबाद थाने का कुतुबपुर का रहने वाला सोनू गौड़ है जी। वो इस गांव में उसका ननिहाल था। तो यहाँ पर पहले से ही उससे कोई अनबन थी किसी लड़की को ही लेकर, तो उसमें उसने कल्लू चौहान को गोली मार दी। तो उनका इलाज ट्रामा सेंटर में चल रहा है और मौके पे ही पब्लिक द्वारा सोनू को पकड़ लिया गया था। तो उनको पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया है और इसमें जल्दी ही FIR दर्ज करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर अमरोहा से, जहां बाराती और घरातियों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट की घटना के दौरान दोनों पक्षों के दर्जनों लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को CHC में भर्ती करवाया। इस बीच दूल्हे ने भी शादी से इनकार कर दिया। लड़की के परिजनों ने दूल्हे के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। इधर बस्ती में नगर थाना क्षेत्र में बने ओवरब्रिज पर भीषण हादसा हो गया। यहां लग्जरी कार और टेंपो में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 बच्चे सहित कई लोग घायल हो गए। बीच सड़क पर घायल तड़पते रहे लोग, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। किसी ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने की सहमत नहीं की। खबर सीतापुर से, जहां कोतवाली इलाके के तालगांव क्षेत्र में नहर में नहाने गए 2 लड़के डूब गए। साथी लड़कों के शोर मचाने के बाद ग्रामीण इकट्ठा हुए और गोताखोरों को बुलाया गया। फिलहाल शवों की खोजबीन जारी है। गोताखोर लगातार तलाश कर रहे हैं।